नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से अपील है कि वो अपनी रैलियों में, सभाओं में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहे। तो चलिए कच्चा चिट्ठा की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीती रात से ही चल रहे एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी एक मकान में छिपे थे, जहां इन्होंने 4 से 5 लोगों को बंधक बनाया हुआ था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने पहले लोगों को रिहा कराया और उसके बाद धमाके से पूरे मकान को उड़ा दिया। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए गए हैं। बकौल पुलिस, मारे गए तमाम आतंकी वही है जिन्होंने बीती शाम श्रीनगर के नौगांव में बीजेपी नेता के घर पर हमला किया था, और वो भी बुर्के की आड़ में। आतंक को कैसे तबाह किया जाता है, पुलवामा का काकपोरा सबसे ताजा सबूत है। दहशत की पनाहगाह को कैसे बर्बाद किया जाता है, इन तस्वीरों से बेहतर कोई गवाही नहीं दे सकता। कैसे आतंक के सीने को सरकारी गोलियों से छलनी किया गया और कैसे पुलवामा में बदलापुर को अंजाम दिया गया, इनसे बेहतर कौन बता और समझा सकता है। रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया, फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना लिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा, लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। पुलवामा में देश के 3 दुश्मन ढेर, मारे गए लश्कर अल बदर के आतंकी। बुर्के में छिपकर आई थी दहशत कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। धमाके से उड़ाई आतंक की पनाहगाह, पुलवामा में सुरक्षा बल का बदलापुर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा काकपोरा का ये वो इलाका है जहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ कल देर रात से ही जारी थी, क्योंकि बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर घातक हमला किया था। पहली तस्वीर बीती रात श्रीनगर में बीजेपी नेता के घर हुए आतंकी हमले की है। उस हमले में एक पुलिस वाला शहीद हो गया था, जबकि दूसरी तस्वीर आज पुलवामा में हुई मुठभेड़ की है। दरअसल गुरुवार को लश्कर के 4 आतंकियों ने बीजेपी नेता अनवर अहमद के घर पर हमला किया था। आतंकियों के इस हमले में वहां तैनात पुलिसकर्मी रमीज राजा की मौत हो गई। गनीमत यह रही कि इस हमले में बीजेपी नेता बच गए। बकौल पुलिस, इस हमले में आतंकवादियों ने बुर्के की आड़ ली। हुआ यूं कि एक आतंकवादी ने बुर्का पहनकर महिला की आवाज में आवाज लगाई कि वो बीजेपी नेता के इलाके से है। महिला समझकर पुलिस वालों ने दरवाजा खोल दिया, तभी पीछे खड़े दूसरे आतंकी ने राइफल निकाल ली। मामला भांपकर पुलिस वालों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश तो की, लेकिन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस के सिपाही रमीज राजा शहीद हो गए। पुलिसकर्मियों ने जब जवाबी फायरिंग शुरू की तो आतंकवादी वहां से भाग निकले। बाद में बीजेपी नेता के मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से 2 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई। कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल, निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे, और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर बुर्का फेंकते हुए लोग देखा उसको।
इस हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके में अपना घेरा इस कदर कसा कि आतंकवादियों को भागने का रास्ता नहीं मिला। तब आतंकी काकपोरा के इस मकान में आकर छिप गए। आतंकियों ने मकान में छिपने की जगह ही नहीं ली, बल्कि सुरक्षा बल को मजबूर करने के लिए और अपने लिए रास्ता साफ करने की गरज से आतंकियों ने मकान में रहने वाले 4 से 5 लोगों को बंधक बना लिया। बस आतंकियों ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी कि लेस देन 24 आवर्स के अंदर इस केस को सॉल्व करके किया गया और तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू किया और कई घंटों तक चले एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। पुलवामा के काकापुरा में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए तीनों आतंकी दरअसल गुरुवार को भाजपा नेता के घर पर हुए आतंकी हमले में शामिल थे। इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की पक्की खबर मिलने के बाद ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर पूरे इलाके को घेर लिया गया। घेरा सख्त होते देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलाबारी शुरू की। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 से 4 नागरिकों को बंधक भी बना लिया। जवानों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की थी और उसके बाद आतंकियों के चंगुल से नागरिकों को छुड़ाने के बाद जब गोलाबारी शुरू की तो आतंकियों के भागने के तमाम रास्ते बंद हो गए। सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को भी उड़ा दिया जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। बकौल पुलिस, हमले के बाद आतंकियों के एक मददगार को तो गिरफ्तार किया ही, आतंकियों के पास से भारी तादाद में गोला बारूद भी बरामद किया गया, जिसे देखकर यकीन हो जाता है कि आतंकियों की ये टोली वाकई किसी जंग पर निकली थी। पुलिस के आला अधिकारियों की बातों पर यकीन किया जाए तो आतंकी इसी साल आतंकवाद में शामिल हुए थे। आतंकियों के पास से जवान से छीना गया हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस अफसर के मुताबिक कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है, बस तभी से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। एक नया चीज में इमर्ज हुआ है। ये जो एक्शन हुआ था कल, इसमें एलईटी और अलबदर दोनों मिलकर किया था, क्योंकि इसमें से 3 टेररिस्ट में से 2 अलबदर का है और राइफल भी उसी के साथ मिला है। और कल इनिशियल हम लोगों को पता चला था कि ये टीआरएफ के मिलिटेंट है श्रीनगर सिटी वाला, लेकिन इनिशियल ये नहीं था पता कि पुलवामा का टेररिस्ट भी इसमें मिला हुआ है। कल हम लोग लग रहा था कि चारों के चारों टेररिस्ट सिटी के ही हैं, लेकिन 2 सिटी का है और 2 पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है पूरा। सुरक्षा बल और आतंकियों की एक टुकड़ी के बीच हुई इस मुठभेड़ में लश्कर और अलबदर के 3 आतंकी मार गिराए गए। इसके साथ ही इस साल अब तक 23 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मौत के घाट उतारा है। अकेले मार्च के महीने में ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 1 दर्जन से ज्यादा बार मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ में 11 आतंकियों को सुरक्षा बल ने हमेशा के लिए जहन्नम का रास्ता दिखा दिया। मार्च की इन मुठभेड़ में सबसे बड़ी कामयाबी 21 मार्च को सुरक्षा बल के हाथ लगी थी, जब एक एनकाउंटर में बैंक लूटने आए लश्कर के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और सुरक्षा बल को एक भी खरोच नहीं लगी थी। सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में अब जो जवान तैनात किए जा रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा की एक परत और बढ़ा दी गई है, क्योंकि खबर मिल चुकी है कि आईएसआई जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का प्लान बना रही है। इसके लिए पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन समेत करीब 32 कमांडर शामिल हुए। इस बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकियों को कैंप में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की गई और 20-20 के दस्ते में आतंकियों को सरहद पार कराने का इरादा जाहिर किया गया। पुलवामा के आला अफसरों ने खुद ये बात बताई है कि यहाँ पुलवामा में मारे गए एक आतंकी के पास से वो राइफल भी बरामद हुई है जो उसने पुलिस वालों से लूटी थी। एक एके मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहां से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच ऐसी मुठभेड़ के ये सिलसिले न तो नए हैं और न ही आखिरी। अलबत्ता इस सिलसिले में जो आतंकियों के पास से सुरक्षा बल के अफसरों ने बाहर निकाल लिया है, वो जरूर चौंकाने वाला है। खबर है कि सरहद पार से आने वाले आतंकी अब घाटी में आतंकी वारदात को अंजाम देने की बजाय सुरक्षा या सुरक्षा बल की टुकड़ियों को निशाना बना सकते हैं, ताकि वो उनसे लूटपाट कर सकें।
और अब बात चीन के हिमयुद्ध की। भारत से हर मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद भी चीन नहीं सुधरा। पूर्वी लद्दाख से भले ही चीन की सेना लौट चुकी हो, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक बार फिर इस इलाके में तनाव पैदा करने की तैयारी में जुटी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन की लाल सेना रूस की सेना से बर्फीली चोटियों पर युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण लेने जा रही है। एक सैन्य प्रतियोगिता की आड़ में चीन के 11 सैनिक रूस की ऊंची चोटियों पर भारत के वीर सपूतों से लोहा लेने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। 17 से 14 तारीख से 17 तारीख तक चलने वाली इस स्पेशल ट्रेनिंग की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। डोकलाम में हारे, गलवान में पिटे, पूर्वी लद्दाख में शिकस्त का स्वाद चखा। चीन को समझ आ गया कि पहाड़ की ऊंची चोटियों पर भारत के शूरवीरों से लोहा लेना उसके बस की बात नहीं। चीन को पता चल गया कि बर्फीली चोटियों पर हिंद की फौज से दो हाथ करना मौत को दावत देना है। लिहाजा शी जिनपिंग ने पहाड़ पर हांफती अपनी सेना को भारत से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भारत की सेना से भिड़ने के लिए हिम युद्ध का प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। और इसके लिए शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे झोली फैलाई है। रूस की सेना को बर्फीली चोटी और बेहद सर्द वाले इलाके में लड़ाई लड़ने का अनुभव है। रूस की सेना तो आर्कटिक में भी तैनात है, जहां पे तापमान सर्दियों में -50 के भी नीचे चला जाता है। लिहाजा शी जिनपिंग ने रूस को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर अपने सैनिकों को इस तरीके के दुर्गम इलाकों में लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग देने की गुहार लगाई है। इस गुहार को रूस ने मान भी लिया है और इसी महीने पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सैनिकों को रूस की सेना ट्रेनिंग देने वाली है। रूस से सर्द मौसम में जंग लड़ने का गुर सीखने के लिए चीन की छटपटाहट साबित करती है कि उसे डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों कितनी जलालत झेलनी पड़ी। लेकिन विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन इस जलालत को भूलना नहीं चाहता, बल्कि वो इससे सबक लेकर भारत को दोबारा चुनौती देने और एलएसी के दुर्गम इलाकों में साजिशों का पुलिंदा तैयार करने की कोशिशों में जुट गया है। और करने वाली बात यह कि लाल सेना ने बर्फीली चोटियों में युद्ध लड़ने की कला सीखने के लिए रूस का सहारा लिया है। दरअसल चीन अपने चुनिंदा सैनिकों के एक दल को रूस भेज रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ये जवान एक सैन्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सयान मार्च नाम की ये प्रतियोगिता 14 से 17 अप्रैल के बीच होने जा रही है। ऐसा पहली बार है जब चीनी सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में चीन के सैनिकों को भारी बर्फ के बीच पहाड़ पर अपनी युद्ध क्षमता को दिखाना होगा। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी थिएटर कमांड के 11 सैनिक रूस पहुंचेंगे और 50 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पर चलेंगे। रूसी सेना को भी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। इसलिए रूस की सेना के साथ अभ्यास करके चीन अपनी कमजोरियों को दूर करेगा, तैयार करेगा और हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन भरोसा करने लायक देश नहीं है। अगर आज चीन पीछे हट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि चीन दोबारा बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा। चीन सेना के अखबार पीएलए डेली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस में होने वाली सयान मार्च प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर चीन के सैनिक अपनी लड़ाकू क्षमता का परीक्षण करेंगे। यही नहीं, पीएलए डेली का दावा है कि चीन के स्पेशल 11 ग्रुप के जवान पहाड़ और बर्फ के बीच हो रहे इस अभ्यास में हिमस्खलन के दौरान गुम हुए सैनिकों को ढूंढ निकालने, राहत कार्य और गोलाबारी का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि चीन भारत से मिली हार की खींच मिटाने के साथ पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर
तनाव पैदा करने की तैयारी कर रहा है। रूस की बर्फीली चोटियों से लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर अपने विस्तारवाद का झंडा लहराने का ख्वाब देख रहा है, जो कभी सच नहीं होगा। यहां तक सुपर हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का सवाल है, भारतीय सेना और चीन की सेना में कोई मुकाबला ही नहीं है। भारतीय सेना ने 1962 के बाद माउंटेन डिवीजन बनाई, जो कि हमेशा ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात रहती थी। उनको उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, उनको उसी प्रकार इक्विप किया गया, उनको सिखलाई दी गई कि किस प्रकार ऐसे ऊंचाइयों के ऊपर लड़ा जाता है। चीन भले ही रूस में अपने 11 सैनिकों के अभ्यास को गुपचुप तरीके से अंजाम देने और उसे एक प्रतियोगिता का हिस्सा साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चीन को करीब से जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। हांगकांग के सैन्य विश्लेषक सोंग झोंगपिंग ने कहा है कि सयान मार्च के जरिए चीन के सैनिक रूसी सैनिकों से ये जान सकेंगे कि बर्फ के बीच खराब मौसम में पहाड़ों पर कैसे जंग लड़ी जाए। चीन का भारत के साथ सीमा विवाद है और तिब्बत के पठारी युद्ध क्षेत्र में बहुत ठंडा मौसम है और अत्यधिक ऊंचाई भी है। चीन को इस नए तनाव से जूझने का अनुभव लेना है और भारत की ओर से होने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयारी करनी है। चीन सेना का मिशन अपने देश की सुरक्षा और विदेशों में चीनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इसमें ऐसे कठिन परिस्थितियों वाली जगहें और खराब मौसम शामिल है। चीन जरूर कोशिश करेगा, प्रोफेशनल आर्मी है, अपनी आर्मी को ट्रेन करेगा, अपनी आर्मी को तजर्बा देगा, एक्सपीरियंस देगा। यही नहीं, अब चीन ने परमानेंट कैंटोनमेंट्स बनाए हैं तिब्बत में और हाइल्टिट्यूड में, ताकि उसके सैनिक पूरे साल 24/7 अवेलेबल रहें और ट्रेन रहें। ये सबक जो चीन ने यहाँ पर सीखा है, उसका वो पूरा फायदा उठाएगा और इसीलिए चीन अब ये एक्सरसाइजेस भी कर रहा है रूस के इलाके में रूसी सेना के साथ, क्योंकि रूसी सेना को भी हाइल्टिट्यूड वॉरफेयर का या विंटर वॉरफेयर का बहुत ही ज्यादा अभ्यास है। भारत और चीन के बीच LAC को लेकर लंबे समय से विवाद है और इसी की वजह से कई बार तनाव जंग की सीढ़ियां चढ़ता भी नजर आया। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश के दौरान पिछले साल जून महीने में तो दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष भी हुआ। हालांकि सैन्य स्तर की कई राउंड हुई बातचीत के बाद चीन की सेना विवादित इलाकों से पीछे हट गई है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रूस की बर्फीली चोटियों पर ट्रेनिंग लेने की तैयारी साबित करती है कि चीन संवाद की आड़ में किसी भी वक्त पीठ में छुरा घोंप सकता है। लिहाजा सर्द मौसम में भी भारत के जाबाज मुस्तैदी से सरहद की निगरानी कर रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं जश्न से पहले मातम में डूबे ताइवान की। ताइवान में आज से 4 दिनों की छुट्टियां थी। लोग अपने बुजुर्गों को याद करने के लिए मनाए जाने वाले टॉम्ब स्वीपिंग फेस्टिवल को लेकर खुश थे, लेकिन जश्न से पहले ही पूर्वी ताइवान में दिल दहलाने वाला ट्रेन हादसा हो गया। एक ट्रक की वजह से ट्रेन सुरंग में जाकर पलट गई। सैकड़ों जिंदगी ट्रेन के तबाह हो चुके डिब्बे और सुरंग में अटक गई। 48 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। ताइवान में यह पिछले 40 साल का सबसे भयानक ट्रेन हादसा है। ट्रक ने पलटा दी ट्रेन। ट्रेन में मौत का तांडव। ताइवान में शुक्रवार को सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था। इसी दौरान एक हाई स्पीड ट्रेन पूर्वी ताइवान के टॉर्को जॉर्ज एरिया में सुरंग में जाने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गई। रेल पटरियों पर गिरे एक ट्रक से टकराने के बाद ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और सुरंग में पूरी तरह फंस गए। 400 लोगों से भरी ट्रेन में 48 लोगों की मौत हो गई। जो लोग बच गए वो सुरंग में फंसे डिब्बों की छत पर रेंगते हुए किसी तरह सुरंग से बाहर की ओर निकले। ये ताइवान में करीब 40 साल में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बताया गया है।
在地上啊，对，靠走道的。对，靠走道，然后我有被甩到地上去，较高的，它没有是两旁没有扶手啊，所以一定要爬到那个दिल दहला देने वाली ये घटना पूर्वी ताइवान के पहाड़ी इलाके में हुई। रेलवे के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन टॉर्कोल से शुलिन जा रही थी। रास्ते में हुलियन काउंटी इलाके में द किंग सुई टनल से ट्रेन को गुजरना था। इसी दौरान टनल के ऊपर बनी सड़क पर एक ट्रक असंतुलित होकर ट्रेन की पटरियों पर गिर पड़ा। टनल में जिस जगह से ट्रेन को एंट्री करनी थी उसके ठीक पास में ट्रैक पर ट्रक पड़ा था। हाई स्पीड ट्रेन आई और ट्रक को तेजी से टक्कर मारते हुए सुरंग के अंदर चली गई। लेकिन 8 डिब्बों वाली ट्रेन के 6 डिब्बे गुजरने के बाद ट्रेन असंतुलित होकर पटरी से उतर गई। इसकी वजह से 7 और 8 नंबर के डिब्बे पटरी से उतरकर सुरंग की दीवारों से टकरा गए। 那个类似车斗，那滑落这个撞到我们的这个太古阁的列车，那现在太古那个车头也毁了。 स्थानीय मीडिया के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई ट्रेन का ये सबसे नया मॉडल था। इससे पहले अक्टूबर 2018 में ताइवान के नॉर्थ ईस्ट इलाके में एक हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इसमें 18 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग घायल हुए थे। ताइवान रेलवे ने अब पूरे रेल नेटवर्क में पटरियों की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे मजबूत रेल नेटवर्क वाले देश में लगातार ऐसे हादसे चिंता का विषय है। वो सवाल ये हैं हमारे